हेलो चलो। मैं हूँ कासिम अहमद खान और आप मुझे देख रहे हो विटामिन बी पे, बी फॉर बायोलॉजी। ठीक है। सो बच्चा लोग, आज हम लोग जल्दी से फंजाई के क्लासिफिकेशन पे आते हैं और जल्दी से जो क्लासिफिकेशन होगा उस क्लासिफिकेशन के बाद जो 4 टाइप हैं फंजाई के उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर बात करें क्लासिफिकेशन की, ठीक है, सभी को पता होगा कि क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हर जगह हम लोगों को इसलिए होती है ताकि किसी की भी स्टडी आसानी से करी जा सके। भाई होता है ना कि आपको कोई भी चीज़ें मतलब मिला के मिक्स करके दे दी जाए, ठीक है, और आपसे कहे कि आप फलाना चीज़ की स्टडी करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर चीज़ को सेपरेट करना पड़ेगा उसकी स्टडी करने के लिए। लेकिन अगर वो क्लासिफाइड फॉर्म में पहले से रखा हुआ है, मतलब सब चीज़ वेल डिफाइंड फॉर्म में, क्लासिफाइड फॉर्म में है, तब आपको उस चीज़ को ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो इसीलिए हमेशा क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो अगर फंजाई का क्लासिफिकेशन करें तो फंजाई को उनके स्पोर्स के बेसिस पे, उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, उनकी हैबिटेट के बेसिस पे, ठीक है, क्या करा गया है कि 4 क्लासेस में बांटा गया है। इन 4 क्लासेस में जो पहली क्लास है उसका नाम है क्या? फाइकोमाइसिटीज। क्या नाम है? फाइकोमाइसिटीज। सेकेंड क्लास जो है उसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। थर्ड जो है उसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। और जो फोर्थ वाली है उसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है। तो याद रखने का तरीका है कि पहले फाइकोमाइसिटीज, देन एबी डिविलियर्स को याद कर लेना, एबीडी। ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन चारों की बातें हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन आज हम लोग सिंपल सा क्लासिफिकेशन हो गया, इसके अलावा इसका कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं। तो ये 4 तरह की या 4 क्लासेस हैं किसकी? फंजाई की। ठीक है। और बता चुके थे कि फंजाई की स्टडी को क्या कहा जाता है। ठीक है। तो माइकोलॉजी कहते थे। माइकोलॉजी का शॉर्टकट भी मैंने बताया था, घर पे कैसे याद करना है उसके लिए भी मैंने आपको हिंट दे रखा था। ठीक है। तो आज हम लोगों को बात करनी मेनली किसकी? फाइकोमाइसिटीज की बात करनी है। ठीक है। अगर बात करें फाइकोमाइसिटीज, तो फाइकोमाइसिटीज में कई सारे मेंबर्स हैं। ठीक है। तो इनके मेंबर्स जो होते हैं जनरली एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? इनकी हैबिटेट कैसी होती है? क्योंकि कोई भी बात करो तो सबसे पहले ये बात है कि वो रहता कहाँ है। ठीक है। तो हैबिटेट कैसी है? एक्वेटिक है। जनरली नम इलाकों में देखने को मिलते हैं। ठीक है। या जैसे कि सड़ी हुई लकड़ियां होती हैं, मॉइस्ट और डैम प्लेसेस होते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है डिकेइंग वुड। ठीक है। मॉइस्ट प्लेस। ठीक है। तो इन जगहों की बात होती है। ठीक है। सपोज दैट कोई मुझे अगर ढूंढना चाहे, अगर कोई मुझे ढूंढना चाहे तो वो क्या कहेगा? वो यही तो कहेगा कि भैया वो रहता कहाँ है। ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा जगह, उनकी हैबिटेट पता होनी चाहिए। और हैबिटेट कैसी है? ठीक है। डैम प्लेसेस हैं, मॉइस्ट प्लेसेस हैं। ठीक है। तो इन सब जगहों पे एक्वाटिक हैं या सड़ी गली लकड़ियां बड़ी हैं, तो उन सब जगहों पे आपको आसानी से मिल सकती हैं। ठीक है। तो जरा देखो कि ये कहाँ मिल रही है। सड़ी हुई लकड़ियों पे मिल रही है, ठीक है, डैम पर मॉइस्ट प्लेसेस पे मिल रही है। ठीक है। या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये जिस जगह पर भी मौजूद है वहां से अपने फूड को ऑब्टेन कर रही होगी, अपने आप को नरिश कर रही होगी। और एक बात इनकी खास बात ये है कि ये हमेशा ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। तो अभी तक तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट पैरासाइट पढ़ रहे थे, लेकिन आज एक नया टर्म मिला है। टर्म का नाम क्या है? ये पूरा नाम है ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो जरा देख लेते हैं कि ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है। ठीक है। तो टर्म को जरा डिस्कस करने जरा ध्यान से देखिएगा। होता यह है कि जो पैरासाइट्स होते हैं, देखो, पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हुए, मतलब अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना होस्ट बनाए और बदले में क्या करें? उसको बीमारी दे। ठीक है। एक इंटरेक्शन है। एक इंटरेक्शन ऐसा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म, सपोज दैट कि मेरे फंगल है, तो फंगल यहाँ पर क्या है? फंगल को फायदा हो रहा है, तो फायदा है तो उसके लिए इंटरेक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव। और हमें उससे नुकसान है, क्योंकि मैं बीमार हुआ जा रहा हूँ, ठीक है, तो नेगेटिव। तो इस तरह का इंटरेक्शन देखने को मिलता है कहाँ पर? जनरली पैरासाइट्स में। ठीक है। मतलब एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। तो इस तरह का इंटरेक्शन कहाँ पर देखने को मिलता है? पैरासाइट्स में। और पैरासाइट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है। अब 2 तरह के हैं, वो किस बेसिस पे हैं? एक तो नाम दे दिया ऑब्लिगेट पैरासाइट, और दूसरा होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। क्या होता है? फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब जरा देखो
कि इनकी डेफिनेशन कैसे बनी, क्योंकि पैरासाइट की डेफिनेशन तो अभी आप लोगों ने बना ली, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करे या उसको अपना होस्ट बना ले और बदले में क्या दे, उसको बीमारी दे, मतलब उसका नुकसान और उसका खुद का फायदा हो, कहलाते हैं क्या, पैरासाइट। लेकिन ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट, ऑब्लिगेट का मतलब ये होता है जिसका और कोई उपाय ना हो, सिंपल सा है, जिसका और कोई रास्ता ना हो, ठीक है, वो पैरासाइट कहलाते हैं कि ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि इसमें किसका रास्ता ना हो, उससे क्या मतलब होता है, आप सिंपल समझ होता है ना कि ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है। सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट की, कि ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेंगे, अब चाहे वो प्लांट के हो चाहे वो एनिमल के हो, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग पे डिपेंड करे। समझ में आया, वो कहलाता है क्या, ऑब्लिगेट, ठीक है। और फैकल्टेटिव मतलब होता है दोगला टाइप, मतलब इनिशियली बिहेव्स एज पैरासाइट। शुरुआत में ये पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब इनका होस्ट मर जाता है, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, जब वो खत्म हो जाता है, तब क्या करेंगे, ठीक है, अपने होस्ट की डेथ के बाद दे बिहेव्स एज सैप्रोफाइट। किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं अब, सैप्रोफाइट। एक शुरुआती तौर पे किसकी तरह बिहेव करेंगे, पैरासाइट की तरह, ठीक है। लेकिन जब इनका होस्ट नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, तब ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, सैप्रोफाइट। और सैप्रोफाइट क्या होते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करें, क्या कहलाते हैं, सैप्रोफाइट। तो देखो फैकल्टेटिव पैरासाइट दोगला है कि शुरुआत में पैरासाइट की तरह बिहेव कर रहा है और बाद में किसी तरह बिहेव कर रहा है, सैप्रोफाइट की तरह। लेकिन ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होती है, कुछ ऐसे होते हैं कि जब तक होस्ट जिंदा रहेगा, जब तक तो ये जिंदा रहेंगे, लेकिन जैसे ही इनका होस्ट खत्म होता है, ये भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसलिए नाम क्या दे दिया इसका, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि ये किसकी तरह रहते हैं, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह रहते हैं, मतलब अपने होस्ट पे डिपेंड करेंगे, अगर होस्ट नहीं होगा तो ये भी नहीं होंगे। समझ में आ गया ना भैया पैरासाइट की क्या डेफिनेशन होती है, तो साथ साथ में ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इनका जो माइसीलियम होता है, आप जरा इनकी मॉर्फोलॉजी पे आ जाते हैं, तो माइसीलियम की बात करेंगे इनकी, ठीक है। माइसीलियम कैसा होता है, माइसीलियम समझ गए होगे कि जो इनका हाइफी होता है, ठीक है, हाइफी जब नेटवर्क बनाता है तो वो क्या कहलाता है, क्या, माइसीलियम। तो हमने कहा था कि माइसीलियम में जो एक हाइफी होता है, जनरली हाइफी, जो फाइकोमाइसिडीज होते हैं, फाइकोमाइसिडीज की हाइफी में कोई भी सेप्टम नहीं होता है। देखो ये क्या है, ये सेप्टा है, मतलब दीवार है, सेल वॉल बीच में बन गई है, ठीक है, सेप्टेट हो गया है, मतलब कई सारे कंपार्टमेंट में बांट दिया गया। एक हाइफी को जब कई सारे कंपार्टमेंट में बांट दिया जाता है तो वो हाइफी कहलाता है क्या, सेप्टेट। क्या कहलाता है, सेप्टेट। जब इसमें क्या होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, क्या होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं। तो कंपार्टमेंट जब होगा तो कैसा दिखेगा, जब कंपार्टमेंट बने होंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा कि ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। तो ये सेप्टेट है, ठीक है, इसमें कंपार्टमेंट बने हैं। लेकिन अगर सेप्टा ना हो तो ये ढेर सारे न्यूक्लियस क्या होंगे, वो एक ही हाइफी में पड़े होंगे। तो सेप्टा है यहाँ पर, नहीं है, तो कहलाएगा क्या, एसेप्टेट। सेप्टा जो है, ए मतलब क्या है, एब्सेंट, ए मतलब क्या है, एब्सेंट। क्या एब्सेंट है, सेप्टा जो है दीवार है वो क्या है, एब्सेंट है। और दीवार ना होने की वजह से ये कंडीशन कैसी हो जा रही है इसकी हाइफी की, मल्टी न्यूक्लियर। क्या हो जा रही है, मल्टी न्यूक्लियर। तो ये भैया मल्टी न्यूक्लियर है, और मल्टी न्यूक्लियर को एक और नाम देते हैं, क्या कहते हैं, सिनोसिटिक हाइफी। हाइफी कैसी है इनकी, सिनोसिटिक हाइफी। तो इस बात को मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन करा था, ठीक है। तो ये सिनोसिटिक नहीं है, इसमें कंपार्टमेंट सेप्टेट है, ये एसेप्टेट है, मल्टी न्यूक्लियर है, कैसे हो जाएगी, सिनोसिटिक हो जाएगी। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आई हो, ठीक है। अब आते हैं इनके रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी देखने को मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जनरली होता है इसमें, ठीक है, वो दो तरह के स्पोर से होता है, ठीक है। एक होते हैं जू स्पोर और दूसरे होते हैं एप्लेनो स्पोर। कौन कौन से होते हैं, एक होता है जू स्पोर, एक होता है भैया क्या, जू स्पोर, और दूसरा क्या है, एप्लेनो स्पोर, ठीक है। जू का मतलब होता है मोटाइल, जू मतलब समझ में आ गया कि जो मूव कर सकता है। तो ऐसा स्पोर जो मोटाइल होगा वो क्या कहलाएगा, जू स्पोर कहलाएगा। और ऐसा
स्पोर जो मोटाइल नहीं होगा, मतलब कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा, मूव करने की टेंडेंसी नहीं होगी, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एप्लेनोस्पोर। तो या तो ज़ूस्पोर बनते हैं या तो एप्लेनोस्पोर बनते हैं। कब, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भैया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन जो ये स्पोर्स बने हैं, ये स्पोर्स किसी चीज के अंदर बनते हैं, अंदर समझ रहे हो, जैसे कि कोई पाउच है, उस पाउच के अंदर। तो जब किसी चीज का डेवलपमेंट किसी पाउच के अंदर हो या अंदर की तरफ हो, जो आपको बाहर से दिखाई ना पड़े, तो ऐसे डेवलपमेंट को कहते हैं एंडोजीनियसली। क्या कहते हैं, एंडोजीनियसली। और अगर ये अंदर हो रहा है तो किसके हो रहा होगा, तो स्पोर की थैली में हो रहा होगा। किसमें, स्पोर की थैली। और स्पोर की थैली को कहते हैं स्पोर एंजियम। क्या कहते हैं, स्पोर एंजियम। स्पोर मतलब समझ गए होंगे, स्पोर, अब वो चाहे ज़ूस्पोर हो चाहे एप्लेनोस्पोर हो। और एंजियम का मतलब क्या होता है, थैली। क्या होता है, थैली या पाउच, ठीक है। तो स्पोर कहाँ बनते हैं, स्पोर एंजियम के अंदर बनते हैं। अब स्पोर एंजियम के अंदर बन रहे हैं, इसीलिए डेवलपमेंट कैसा है उसका, एंडोजीनियसली है। बात समझ में आई। अब बात करते हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जो होता है, ये गैमीट्स के फ्यूजन से होता है। कैसे होता है, गैमीट के फ्यूजन से। और गैमीट का फ्यूजन जब भी होता है तो नॉर्मल जो हायर मतलब प्लांट्स होते हैं, ठीक है, या हम लोग अपने आप में क्या बोलते हैं कि जाइगोट बन गया, ठीक है। जनरली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो हो रहा है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। मतलब जब दो गैमीट मिलते होंगे, एक गैमीट सपोज दैट ये है, एक गैमीट सपोज दैट ये है, जब ये दोनों गैमीट मिलेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, तब एक स्ट्रक्चर बनता है, उसका नाम होता है क्या, जाइगोस्पोर। क्या होता है, जाइगोस्पोर, ठीक है। जनरली जो फंजाई होती है उसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, वो हैप्लॉइड होती है। तो इसलिए गैमीट को बनाने में मियोसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन इनके बच्चे भी कैसे भी होने चाहिए, जैसे माँ बाप है वैसे बच्चे। तो माँ बाप की बॉडी कैसी है, एन है, हैप्लॉइड है, तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए, हैप्लॉइड। लेकिन ये एन और एन मिला तो जाइगोस्पोर कैसा हो जाएगा, जाइगोस्पोर तो फिर 2n हो जाएगा। तो इस जाइगोस्पोर में क्या होती है, मियोसिस हो जाती है। क्या हो जाती है, मियोसिस हो जाएगी। तो अब फर्दर जो नए स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, अब इन स्पोर की पोलैरिटी कैसी हो जाएगी, एन हो जाएगी। तो बच्चे जो इनसे बनेंगे, नए जो हाइफी बनेगा वो भी कैसा होगा, एन। और माँ बाप भी कैसे थे इनके, एन थे, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स हैं, ठीक है, तो जाइगो स्पोर बनाने के लिए जनरली क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमको गैमीट्स चाहिए होते हैं। क्या होता है, गैमीट्स। और गैमीट्स जो होते हैं वो भी 3 तरह के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि मेल और फीमेल गैमीट दोनों बराबर हों। तो जब दोनों सेम साइज के होंगे, सेम शेप होगा, तो वो कहलाएगा कैसा, आइसोगैमस। कैसा कहलाएगा, आइसो। आइसो मतलब होता है इक्वल, ठीक है, बराबर, शेप भी सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, ठीक है, साइज भी सेम हो, सब कुछ सेम हो गैमेट्स का, तो वैसे गैमेट्स क्या कहलाते हैं, आइसोगैमस। दूसरे हो सकते हैं एनाइसोगैमस। क्या हो सकता है, एनाइसोगैमस, मतलब मेल और फीमेल का शेप बिल्कुल भी सेम ना हो, छोटे बड़े हो, ठीक है। और तीसरा हो सकता है ऊगैमस। कैसा हो सकता है, ऊगैमस। तो ऊगैमस की कंडीशन ये होती है कि जो मेल होता है वो छोटा होता है, मेल जो होता है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है। और फीमेल वाला जो होता है ये बड़ा होता है और कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो कहलाती है oogamous, ठीक है। तो ये बात हो गई क्या, फाइकोमाइसिटीज की। अब अगर इनके कुछ एग्जांपल्स की बात कर ली जाए, तो एग्जांपल जैसे कि म्यूकर है, ठीक है, अगर आप लोगों ने कभी ना देखा हो तो दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो एग्जांपल जल्दी से हम बता देते हैं। एग्जांपल इनके 3 ही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है म्यूकर, पहला तो मैंने बोला क्या, म्यूकर, ठीक है। तो म्यूकर जिसने ना देखा हो देख लो भैया म्यूकर कैसा होता है, ठीक है। दूसरा है राइजोपस, ठीक है। राइजोपस जिसने भी ना देखा हो राइजोपस भी भैया देख लो, ठीक है। राइजोपस को ही ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड जो ब्रेड में देखो वो फफूंद लग जाती है, जिसने भी ना देखा हो देख लो, ये पिछले लेक्चर में भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं, ठीक है। तो ब्रेड मोल्ड जनरली किसकी वजह से होता है, राइजोपस की वजह से होता है। और तीसरा जो है ये अल्ब्यूगो है। क्या है, अल्ब्यूगो। अल्ब्यूगो भी मैंने आप लोगों को दिखाया, लेकिन जिसने ना देखा हो एक बार फिर से देख लो। ये क्या होता है, ये पैरासिटिक फंजाई है, ठीक है, पैरासिटिक फंजाई है। किस पे, मस्टर्ड पे, ठीक है। मस्टर्ड मस्टर्ड की फैमिली के जो प्लांट होते हैं, ठीक है, वहां पर ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या, अल्ब्यूगो, राइजोपस और म्यूकर याद
करना मत भूलना, क्योंकि अगर याद नहीं करोगे तो आप लोगों को मार पड़ेगी। क्या पड़ेगी? मार पड़ेगी। तो याद रखना, जिसको भी याद नहीं हुआ क्या मिलेगा? मार मिलेगी। तो मार में भैया क्या हो गया? म्यूकर हो गया, अल्ब्यूगो हो गया और राइजोपस हो गया। याद रहेगा आपने, तो मार मिलेगी। ठीक है, अल्ब्यूगो और राइजोपस। ठीक है, याद रखना। नहीं याद रखोगे तो क्या मिलेगा? मार मिलेगी। ठीक है, सो बच्चा लोग, ये खत्म हुआ आज हमारा फाइकोमाइसिटीज। जिसके पास भी कोई छोटे मोटे सवाल हो फाइकोमाइसिटीज को लेकर, जरूर नहीं छोटे छोटे हो, बड़े बड़े सवाल भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और आपको उसका आंसर भी मिलेगा वहां पर। ठीक है, सो बच्चा लोग बिल्कुल भी डिस्करेज मत होना। ठीक है, आसानी से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है मैं पढ़ा रहा हूँ। और जिस किसी को भी अगर समझ में नहीं आता तो बच्चा लोग प्लीज जरा एक बार खुद पे भरोसा करके देखो। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले अपना एक बार मन रिलैक्स करके देखो, कैसे नहीं समझ में आएगा। जनरली बंदा जो होता है एटीट्यूड दो तरह के लेके चलता है। एक बात जैसे कि होता है, शुरुआत में हम लोग भी बच्चे जब थे तो क्या कहते थे कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ कामों में ऐसा आता है कि ये हमसे कैसे नहीं होगा। तो देखो, एटीट्यूड हमारे पास दो तरह के हैं, एक ये कि हमसे नहीं हो पाएगा और दूसरा है ये हमसे कैसे नहीं होगा। तो जो सेकंड नंबर वाला एटीट्यूड है ना, ये सबसे अच्छा एटीट्यूड है, जो आपको सभी तरह के काम करने के लिए हिम्मत देता है। अब चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ भी हो। ठीक है, ये हमसे कैसे नहीं होगा। तो हमेशा पॉजिटिव या पॉजिटिविटी लेके चलनी चाहिए, कभी भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि चाचा का लड़का वो कर रहा था वो नहीं कर पाया, मामा का लड़का वो कर रहा था वो नहीं कर पाया, तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। सो बच्चा, ये सबसे गंदी चीज होती है जो बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है। हमेशा पॉजिटिविटी लेके चलोगे ना, तो यार सही बताता हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं तुम यहाँ पर कर नहीं सकते। फिर चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन को बीट करना हो, या कोई भी कॉम्पिटिशन दुनिया भर का हो, आप सारे कॉम्पिटिशन को बीट कर सकते हो अगर आपके अंदर ये मतलब जो सेकंड नंबर वाला एटीट्यूड है कि ये कैसे नहीं होगा मुझसे, अगर आपके अंदर ये बस गया हो। ठीक है, सो हमेशा, ठीक है, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। ठीक है, सो मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, किससे? एस्कोमाइसिटीज से। जब तक इसी को रिवाइज करो, नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय।